बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा रियाज। आज की हमारी टॉप स्टोरी है कि कोरोना सिचुएशन में आवाम क्या अभी भी SOPs का ख्याल रख रही है, क्या अभी भी हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या अभी भी मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या SOPs जो बताए गए थे गवर्नमेंट की जानिब से और बार बार वज़ीर आज़म इमरान खान कहते थे, PTI गवर्नमेंट कहती थी कि आप SOPs का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंस रखें और अपने हाथों को बार बार धोएं, एक मखसूस फासला रखें और किसी के ज़्यादा करीब मत जाए। लेकिन क्या अभी भी SOPs पर अमल किया जा रहा है? इसी को दिखाने के लिए हम सर्विसेज हॉस्पिटल में मौजूद है। मेरे कम में आप देख सकते हैं कि 90% लोग अभी भी मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, 70% लोग ऐसे हैं जो कि सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं कर रहे हैं। तो इस वक्त सर्विसेज हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में हम मौजूद हैं। मेरे कम में आप देख सकते हैं मरीज यहाँ पर मौजूद हैं, लवाहिकीन यहाँ पर मौजूद है। लेकिन कोरोना SOPs, एक बार जो फिर से कोरोना की लहर आई है, कोरोना SOPs पर अमल नहीं किया जा रहा है। तो पब्लिक से ही जानते हैं आखिर क्या वजह है। आपका नाम? बाबर जी। बाबर, मुझे ये बताइएगा कि आप हॉस्पिटल में मौजूद हैं और आपकी सारी फैमिली बच्चों समेत मास्क के बगैर, आप इन्होंने हाथ में पकड़ा लेकिन लगाया नहीं है। अभी उतारा इसने जी। तो आपने खुद क्यों नहीं लगाया? मैं अभी भी वैसे कोरोना तो ख़त्म हो गया है ये। आपको किसने कहा है कोरोना खत्म? कोरोना सेकंड लेयर, सेकंड वेव आई है जिसकी वजह से कोरोना के बहुत से केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। हाँ, वो तो दोबारा फिर हो रहे हैं ये। हाँ, आपने भी मास्क? मुझे वैसे ही मैं नहीं लगाती। अच्छा, आपने कोरोना डेज में भी मास्क नहीं लगाया? नहीं, मैंने नहीं लगाया शुरू। क्यों? वैसे ही हम अपने घर से बाहर नहीं निकले, तब अपने घर में ही रहे हैं तब तक। तो अभी तो आप हॉस्पिटल में मौजूद हैं, कोई भी जरासीम बच्चे के थ्रू घर जा सकता है, आपके थ्रू घर जा सकता है। अपनी जिंदगी को आप पर मुश्किल में डालेंगे, बच्चों की जिंदगी को? हाँ, वो तो आप सही कह रहे हैं। चले नेक्स्ट टाइम तैयार करेंगे। मतलब कि आप चाहते हैं कि अब लॉकडाउन लग जाए तो ही आप लोग बाहर आएंगे? नहीं, हम नहीं चाहते लॉकडाउन लगे। आगे लगा है तो आगे थोड़ा हर बंदे ही परेशान, हर बंदे। फिर अब आवाम का काम नहीं है कि हुकूमत का भी साथ दे और मास्क लगाए? इसमें हुकूमत तो हमारे इमरान खान साहब या चीफ मिनिस्टर साहब खुद तो आके आपको नहीं कहेंगे जी मास्क लगाए? नहीं, वो तो हमारी जिम्मेदारी है, जो वो तो हमारा काम है ना कहने का। बस ठीक है, नेक्स्ट टाइम एहतियात करेंगे। ठीक है, मैं भी ठीक है। आप लोग जाके अभी मास्क खरीदिए और लगाइए, एहतियात करने की बात नहीं है। अभी ले लेते हैं मास्क, लेते हैं, लगाते हैं मास्क। ठीक है जी। अच्छा, मुझे ये बताइए सर्विसेज हॉस्पिटल में पेशेंट कौन है? आप लोग लवाहिकीन है, साथ आए हैं किसी? जी जी। अंदर इलाज की क्या सूरत हाल है? अच्छा इलाज मुआवजा फराम किया जा रहा है? डॉक्टर चेक करते हैं मेडिसिन जो लिख के दी हैं वो मयारी हैं? जी, मयारी हैं और अच्छा इलाज कर रहे हैं, देख रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जैसे कोई मसला होता है जाके बताते हैं, फ़ौरन आते हैं, बात वगैरह सुन रहे हैं। और जो अद्वियात महंगी की हैं, एकदम से ड्रैप का जो फैसला आया है, वो तो कहने का मकसद है, अब गरीब बंदा है, वो लिख के देंगे जो भी अद्वियात, वो तो हमने लेनी है। वो महंगी हो या सस्ती हो, वो पेशेंट को लिख देंगे, वो तो हमने लेनी है। अभी ये तो है कि हर बंदा ही परेशान है। ठीक है, अभी लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, अभी थोड़ा सा ठीक हुआ है, कारोबार का हालात वगैरह ठीक हुए हैं, तो अल्लाह करेगा। अल्लाह खैर करेगा जी। ये सूरत हाल है हॉस्पिटल के बाहर, आप देख सकते हैं लोग जोक दर जोक मौजूद हैं, लेकिन SOPs का कोई ख्याल नहीं किया जा रहा है और कोई भी SOPs पर अमल नहीं कर रहा है। जी, अस्सलाम वालेकुम। आप किस लिए आए? मेरा एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, एक्सीडेंट हुआ है तो आपने मास्क नहीं लगाया, हॉस्पिटल आए हैं, आपके साथ भी मौजूद है? वो बेटा जल्दी से नहीं लगाएगा, मैं गिरी हूँ, ऐसे पता नहीं चला मुझे। अच्छा, तो अभी अंदर इलाज मुआवजा अच्छा मिला है? चेक किया उन्होंने आपका? हाँ जी, चेक किया। ठीक तरीके से चेकअप मिला? हाँ जी, हुआ। कुछ शिकायत तो नहीं है आपको? सरकारी हॉस्पिटल में अक्सर ये कहा जाता है ना कि टाइम नहीं मिलता, डॉक्टर्स नहीं देखते। जी नहीं, उन्होंने चेकअप भी किया और एक्सरा वगैरह वो भी उतारा। ये मतलब इलाज मुआवजे से आप मुतमईन है सरकारी हॉस्पिटल? हाँ जी। कोरोना SOPs पर कितना अमल हो रहा है अंदर ये नहीं मुझे पता। तो अब आप मैडम खुद भी मास्क लगाएं ताकि यहाँ से कोई भी जरासीम जो है वो साथ घर ना लेकर जाए। आपकी वाइफ ने तो मास्क लगाया, ना आपने लगाया ना बच्ची ने लगाया? ये है, हमने उतारा है बाहर। ये अभी उतारा है बाहर आके, अंदर आपने लगाया हुआ था। तो अभी यहाँ पर आप मौजूद हैं, आप उसी प्रीमिसेस में हैं हॉस्पिटल के। जर्म्स इस बच्ची में ट्रांसफर हो सकता है, ये बाइक आपने जहाँ पार्क की होगी वहाँ से किसी को लग सकता है। सैनिटाइजर किया हुआ है आपने, हाथों को लगाया है, बाइक को लगाया है, फिर हम इधर आए हैं। नहीं, यहाँ से तो आप लेकर जा सकते हैं। मुझे ये बताएं अंदर इलाज मुआवजे की क्या सूरत हाल? बेहतर है, अच्छा है। हाँ जी। SOPs पर अमल किया जा रहा है कोरोना? हाँ, इतना ज़्यादा 100% नहीं है, 70% है, 65-70%।
अच्छा, ऑपोजिशन ये कहती है कि हुकूमत ने इलाज मुआवजा महंगा कर दिया है, गरीब की पहुंच से दूर कर दिया है, सत्यानाश कर दिया है, अद्वियात महंगी कर दी हैं, डॉक्टर्स विजिट नहीं करते हैं और बैठे रहते हैं, अपने गप्पे हाँकते रहते हैं। ये सब कुछ ऑपोजिशन कहती है। आप बताएं अंदर क्या सूरत है? ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपोजिशन कह रही है ना, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। बिल्कुल सही इलाज हो रहा है, बेहतरीन और पहले से बेहतर हो रहा है। हाँ जी, वो पूरा केयर करते हैं, देखते हैं, तसल्ली से हमारी बात सुनते हैं और फिर उसके बाद दवाएं तजवीज़ करते हैं, बताते हैं हमें। हम पूरा मुतमईन हैं उनके ऊपर। अच्छा, आप डॉक्टर से अंदर इलाज मुआवजे से मुतमईन है? आपसे पूरा मुतमईन। लेकिन अब मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इन्हें मास्क दीजिए और बच्ची को भी, ताकि ये मास्क लगाएं। आप ज़रा कैमरे के सामने लगा दीजिए, हाँ, ताकि ये महफूज रहे, क्योंकि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल यही बच्चे हैं। बेशक। तो इनकी सेहत जो है वो हमारी जिम्मेदारी है। हम सिर्फ आवाज़ उठा रहे हैं और दिखा रहे हैं हमारी आवाम हॉस्पिटल में आके क्या कर रही है। थैंक यू मैम। आप यहाँ पर विजिटर हैं, विजिट करने आए किसी पेशेंट को? जी, मैंने ब्लड क्रॉस मैचिंग के लिए आया था। अच्छा, ब्लड क्रॉस मैचिंग के लिए आए थे। मास्क का इस्तेमाल आपने नहीं किया हुआ है, SOPs पर अमल नहीं है, कोरोना सेकेंड लेयर दोबारा आ रही है, तो क्यों आवाम इतनी नाहली का मुजाहरा कर रही है? ये बात आपकी ठीक है, एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि एहतियात किससे करें, करनी चाहिए? अपनी एहतियात करनी चाहिए हर एक से, ताकि बीमारी ना लगे और दूसरों तक ना पहुंचे। एहतियात तो करनी चाहिए, मास्क लगाना चाहिए था, मैंने नहीं लगाया। तो अभी आप कैमरे में देख के बताएं कि आप मास्क खरीदेंगे? और मास्क अच्छा है, हुआ था, लेकिन मैं बस वो अंदर गया हूँ, इस वजह से उतार दिया। अंदर जाके उतार दिया है जहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत थी। जी जी, वो बस वो किसी से बात कर रहे थे तो समझ नहीं आ रही थी, उस वजह से उतारा था मैंने, फिर लगाया नहीं दोबारा। जी 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 जी। मुझे ये बताइए कि अंदर इलाज मुआवजे की सहूलत कैसी है? क्या बेहतरीन सहूलियात मुहैया की जा रही है? क्योंकि ऑपोजिशन का ये मौक़िफ़ है कि आवाम रुल रही है, सरकारी अस्पतालों में इलाज मुआवजा नहीं दिया जा रहा। जी, हो तो इसी तरह रहा है। अभी क्रॉस मैचिंग के लिए गए हैं तो वो उसका बिहेवियर कोई इतना अच्छा नहीं था, यानी कि वो होता है ना कि कोई तरीके से बात करता है, वो बस लड़ने की बात कर रहा था, यानी कि वो जैसे होता है ना कि कहते हैं कि अवाम के ऊपर डालते हैं, अवाम का बिहेवियर नहीं ठीक, उसका खुद अपना बिहेवियर ठीक नहीं है। अब उससे कुछ सवाल पूछना पड़ जाए तो वो तो लड़ने के लिए बात कर रहा है, तो इसलिए उनका बिहेवियर कोई स्टाफ का इतना अच्छा नहीं है। इनको भी ज़रा एहतियात करनी चाहिए कि भी हम भी आवाम है, किसी वजह से ही कोई सवाल करता है बंदा, ये नहीं है कि बंदा किसी बगैर वजह के सवाल कर रहा है, कुछ समझ नहीं आती उसी वजह से सवाल किया जाता है। बिहेवियर मॉरल इश्यूज हैं अंदर है। मुझे ये बताइए कि मेडिसिन महंगी कर दी गई है, इस पर आवाम का रद्द-ए-अमल जानना चाहेंगे। जी, मेडिसिन आवाम को खाने के लिए नहीं है, हर चीज़ महंगी है, मेडिसिन ही महंगी नहीं हुई, हर चीज़ महंगी हो गई है। बिजली के बिल देख लें, गैस देख लें, हर चीज़ महंगी कर दी है इन्होंने। तो जाहिर सी बात है जो इलाज मुआवजे की ज़रूरियात हैं ये भी महंगी हो जाएंगी, तो फिर आवाम कहाँ जाएगी। ये इनको चाहिए कि इधर रिलीफ दें, आवाम को देना चाहिए रिलीफ। हॉस्पिटल में क्या क्या रिफॉर्म, एक तो आपने कह दिया कि वो बात करने का तरीका, बिहेवियर उनका ठीक नहीं है, इसके अलावा अंदर सहूलियात से, इसके अलावा तमाम सहूलियात से सेटिस्फाई हैं? और कोरोना के हवाले से जो अंदर SOPs पर अमल किया जा रहा है, क्या उससे सेटिस्फाई हैं? जी, अंदर कर रहे हैं अमल। मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोगों ने मास्क लगाए हैं, उसके बगैर वो जाने नहीं देते अंदर। मेरे पास भी था, बस वो बात आपने लगाया और फिर उसके बाद उतार दी? जी नहीं, मैंने उसकी समझ नहीं आ रही थी। मैंने ये बात सच्ची है कि हमारी आवाम जो है वो सख्ती से ही मानेगी, प्यार मोहब्बत से नहीं मानेगी? बात सही है, वैसे सख्ती से फिर मार 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 किया? नहीं, ये बात भी नहीं है। असल में कुछ इशू हैं, कुछ नहीं भी है, आवाम बस उसी तरह से चल रही है, बस अपनी मनमानी। एक नारा था ना कि मार नहीं प्यार, तो अब ये नारा होगा प्यार नहीं मार? नहीं, ये अब होना चाहिए, बचने के लिए होना चाहिए, ज़ाहिर है बचत के लिए तो ज़रूरी है। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो फिर बीमारी तो ज़ाहिर आएगी। इसलिए दूसरे ममालिक में हमने देखा कि बीमारी वापस आ गई है, एक लहर उसकी दोबारा फिर आई है वापस, तो हमें एहतियात करनी चाहिए ताकि हम बच सकें लहर दोबारा वापस। आपको भी एहतियात करनी चाहिए ताकि अपने और अपने प्यारों की। वेरी गुड जी, आप देख सकते हैं मास्क लगाया हुआ है। आपका नाम? ज़ुहैब अस्कर। ज़ुहैब, ये बताइएगा कि आपने मास्क का इस्तेमाल किया हुआ है और हॉस्पिटल में आप मौजूद हैं,
यहाँ पर आप किसी अपना चेकअप के लिए आए हैं, किसी पेशेंट के? पेशेंट के साथ, मेरा कज़न यहाँ पर एडमिट था, उसके साथ कज़न मेरा एडमिट था, उसके साथ आया हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा, कज़न के साथ आए हैं। तो अभी कोरोना की दोबारा से सेकंड लेयर आ चुकी है, एसओपीज का उस तरह से ख्याल नहीं किया जा। हॉस्पिटल के अंदर आपको क्या नजर आया? मास्क कितने लोगों ने पहना था? तकरीबन 100 में से 50% लोगों ने 50% लोगों ने नहीं पहना मास्क। लोग अपना ख्याल नहीं रख रहे, लोगों ने यही सोचा कि कोरोना अब चला गया, लेकिन उन्हें पता नहीं कोरोना फिर दोबारा वापस आ गया। लोग अपना खुद एहतियात करेंगे तो बचेंगे, नहीं तो उनके लिए खुद का नुकसान होगा, लोगों का क्या जाना है। इसलिए तो जब पेशेंट्स को चेक किया जाता है, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जाता है? जी रखा जाता है। या अभी भी इमरजेंसी में जितना रश बाहर है उतना ही अंदर है? हाँ तकरीबन रश तो है यहाँ पर, रश में इतना अजाफी है, मतलब है काफ़ी है, अंदर भी रश है, बाहर भी रश है, लेकिन लोग अपना ख़ास तौर पर ख्याल नहीं रख रहे यहाँ पे। लोगों पे कोई मतलब मैं दिलचस्पी नहीं देख रहा कि वो कोरोना को अब ईजी ले रहे हैं, अब वो कोरोना को ईजी ले रहे हैं अपने आप। तो कोई यहाँ पर ना कोई असूल नहीं, कोई कुछ नहीं है। अंदर सख्ती भी नहीं क्या की जा रही कि मास्क नहीं पहना? अंदर सख्ती तो है लेकिन इतनी ख़ास नहीं है, सख्ती इतनी ख़ास नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आप यहाँ पर चेकअप के लिए आए हैं किसी पेशेंट? अपनी वाइफ के साथ आया हूँ। वाइफ के साथ? हाँ जी। तो मुझे ये बताइए कि सर्विसेज हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल जहाँ पर गरीब जो है वो अपना इलाज मुफ्त करवा सकते तरीके कर सकते हैं। हाँ जी। क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन कोरोना की वजह से आपको पता है कि पहले बहुत एहतियात की जाती थी, अब दोबारा से सेकेंड वेव आ रही है कोरोना की और केसेस बढ़ रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि हमारी आवाम उस तरह से अभी भी बाशऊर है, ख्याल रखा जा रहा है? नहीं ख्याल करते, नहीं ख्याल कर रहे अपना। हॉस्पिटल के अंदर ना मौत के बगैर नहीं जाने जाते, मास्क के बगैर अब जा रहे हैं? नहीं जा रहे। अच्छा, नहीं जाने नहीं जाते। हाँ जी। और सोशल डिस्टेंस का, हैंड सैनिटाइजर का क्या अंदर एहतमाम किया गया? नहीं, अंदर कोई एहतमाम नहीं, बस मौत का कर रहे हैं कि वो डाल के आए। अच्छा, ठीक है। अंदर कोई कोरोना पेशेंट अभी भी एडमिट है, आपने देखा? नहीं, मैंने फिलहाल नहीं देखा मैडम। डॉक्टर्स अभी भी एहतियात कर रहे हैं? डॉक्टर तैयार कर रहे हैं, अच्छी दवाई दे रहे हैं। सुबह की मेरी वाइफ इधर आई है अस्पताल में, उसने ना अच्छे तरीके से चेकअप किया, ऑपरेशन हुआ है, अच्छी दवाई दे रहे हैं। ठीक है, मतलब अच्छी दवाई दे। मेरे पीछे लोग खड़े हैं और जिनमें से 2 लोगों ने मास्क पहना है, बाकी लोगों ने मास्क नहीं पहना। जी, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? जी, मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क बस वैसे ही, बस कोरोना नहीं है, ख़त्म हो गया है। आपको किसने कहा है कोरोना खत्म हो गया? कह रहे हैं बस ख़त्म हो गया। किसने? मीडिया तो बार बार दिखा रहा है कि कोरोना के केसेस दोबारा से रिपोर्ट हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। सेकंड वेव आ रही है, मौसम चेंज हुआ है तो एकदम से कोरोना के पेशेंट जो है दोबारा से आना शुरू हो गए। हाँ जी, हाँ जी। आप यानी बहुत ज़्यादा कम हो। मतलब बहुत ज़्यादा जब फिर हाई क्रिएट होगी कोरोना की तभी मास्क का इस्तेमाल किया जाएगा, या जब फाइन लगेगा तब? नहीं, कोई नहीं, फाइन कोई मसला, कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ जी। फाइन लग जाए अच्छी बात है, ये वाम नहीं मुड़ने वाली, एहतियात नहीं करेगी वाम, इसलिए कि इनको सख्ती करें वाम पर। वाम नहीं करनी, ना बाज़ारों में ना स्कूलों टाइम बच्चे भी नहीं डाल रहे, स्कूलों में बच्चे नहीं डालते इसलिए, और पापा छोड़ने आते हैं बच्चों को ले लेते हैं, लेकिन आप खुद नहीं डालते। एहतियात चीज़ है, एहतियात करनी चाहिए। तो फिर इस अवाम का क्या इलाज है? हुकूमत मजीद क्या करे? तो सख्ती करे, फाइन करे। और जो बच्चे आपके साथ हॉस्पिटल में, आप बच्चों को ले, वो इसकी दवाई लेने आया हूँ मैं। अच्छा जी, इसकी दवाई लेने के लिए आए हैं, लेकिन मास्क का इस्तेमाल किया हुआ है। मजीद भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये मास्क का जो आपने एक अड्डा सा लगाया है, एक स्टॉल है और आप हॉस्पिटल के बाहर हैं, पहले ये बताएं इस मास्क की प्राइस क्या है, किस प्राइस पर बेच रहे हैं? 20 रुपए का एक। 20 रुपए का एक सर्जिकल मास्क बेचा जा रहा है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि रोजाना कितने मास्क जो हैं वो आपके बिकते हैं? अब पहले कभी 13, कभी 14, अब ये 1 या 3 डब्बे बिकते हैं। कोरोना के दिनों में ये 12 से 14 डब्बे बिकते थे और अब ये 3 या 4 डब्बे। 3 या 4 डब्बे बिकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। आवाम ने लापरवाही का मुजाहरा करना शुरू कर दिया जी। वो भी अंदर जब रश हो तो वो अंदर ले कहते हैं मास्क के बगैर अंदर नहीं आना, फिर बिकते हैं, वैसे नहीं। ये हॉस्पिटल के बाहर एक स्टॉल है और यहाँ पर मास्क जो है वो ये बेच रहे हैं। उनका ये कहना था कि पहले कोरोना के सिचुएशन में तकरीबन 12 से 14 डब्बे बिक जाते थे, लेकिन अब नहीं। ये पब्लिक है मेरे पीछे ही और किसी ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ है, हॉस्पिटल के बिल्कुल बाहर मौजूद है। हम सिर्फ निशानदही कर रहे हैं कि शायद आवाम को आगाही आ जाए, क्योंकि जहां आवाम की गलती है उसको भी हाईलाइट करना ज़रूरी है। नाज़रीन, प्रोग्राम टॉप स्टोरी में एक ब्रेक का वक्त हुआ है और ब्रेक के बाद हम ऑपोजिशन का मौक़िफ़ जानेंगे। ख्वाजा इमरान नज़ीर जो कि साबिक वज़ीर सेहत रह चुके हैं, हुकूमती मौक़िफ़ जानने से पहले उनका मौक़िफ़ जानेंगे कि आखिर वो क्या कहते हैं कि इस कोरोना पेंडेमिक में मेडिसिन में जो कीमतों का इजाफा है उस पर क्या मौक़िफ़ है ऑपोजिशन का। उसके बाद हुकूमती मौक़िफ़ भी जानेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद बोलेंगे प्रोग्राम टॉप स्टोरी में। और अवाम की दुहाइयाँ आपने सुनी कि मेडिसिन जो है उनकी कीमतें बढ़ गई हैं, अवाम परेशान है और रिलीफ चाहते हैं हुकूमत से। बार बार जिनसे भी बात की उनका यही कहना था कि हमें हुकूमत से रिलीफ चाहिए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट रहे। तो अपोजिशन का मौक़िफ़ इस पर जानेंगे कि अपोजिशन क्या कहती है, हुकूमती मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक मिनिस्टर रह चुके हैं पंजाब के, और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये सारा मेडिसिन का शोबा आपके अंडर आ चुका है, आप इसको कंट्रोल कर चुके हैं। पंजाब के अंदर जो भी आपने काम किया आवाम जानती है, सब जानते हैं, मीडिया भी जानता है। लेकिन इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है और जो एकदम से अद्वियात को महंगा कर दिया गया है और इससे आवाम भी बहुत परेशान है, तो आप एज अ ऑपोजिशन लीडर क्या चाहेंगे, आवाम को कैसे रिलीफ दिया जाए और आवाम की आवाज़, क्योंकि आप ऑपोजिशन हमेशा सड़कों पर निकलती है, आवाम के मसाइल पर नहीं निकलती है, तो ये गिला आवाम को भी आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताऊं कि देखें, अपोजिशन हमेशा जो एजेंडा लेकर निकलती है वो उनका ज़ाती एजेंडा नहीं होता है, वो आवाम के इश्यूज़ होते हैं। हमेशा महंगाई, बिजली, गैस और इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात होती है। आपको याद होगा जब वो अपोजिशन में थे तो वो बिल जलाते थे और वो कहते थे कि जनाब जब डॉलर ऊपर जाता है तो समझे हुक्मरान चोर हैं, जब ये गैस बढ़ती है, बिजली महंगी होती है तो समझे हुक्मरान डाकू हैं। तो आप माशाल्लाह खुद इस शहर लाहौर से ताल्लुक़ रखती हैं और आप लोग सारा दिन फिरते हैं। आज भी आप जैसे आप लोगों को कमेंट्स लेकर आए हैं तो आपको लोगों ने बताया होगा कि वो जो बिल जलाते थे, आज उनसे पूछा जा रहा है कि 12 रुपये यूनिट पे आप बिल जलाने की बात करते थे, आज 23 रुपये यूनिट पे क्या हम खंबे उखाड़ दें? आप बात करते थे डॉलर जब महंगा होता है तो हुक्मरान चोर होते हैं, तो आज तो डॉलर जो है वो डबल पे चला गया है। तो इसी तरह से ये मेडिसिन की भी बात है। देखें, हमने अपने दौरे हुकूमत में जनाब शहबाज शरीफ साहब ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने, जो हमारी लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, जो जान बचाने वाली अद्वियात होती हैं, और ऐसी अद्वियात जिसके लिए गरीब आदमी को जिसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, शुगर की मेडिसिन ऐसी है जिसकी गरीब इंसान को बहुत ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा बहुत सारी दिल की अद्वियात होती हैं, ब्लड प्रेशर की होती हैं, जो रेगुलर यूज़ करनी होती हैं। हमने लाइफ सेविंग ड्रग्स की कीमत जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बढ़ने दी। हम पे बहुत तनकीद आई कि क्यों कीमत नहीं बढ़ने दे रहे, और हमने उसकी अवेलेबिलिटी भी इंश्योर की, कभी शॉर्टेज नहीं होने दी अल्लाह ताला के फजल से। लेकिन इस गवर्नमेंट ने जब से ये इक़्तिदार में आई है, मैं नहीं कहता, शुनीद है और अखबारात में भी आया, टीवी चैनल से भी चला कि साउथ अफ्रीका में कोई डील हुई, 5 अरब रुपए जो है वो किसी ने लिए और उसके बाद से अद्वियात की कीमतों को कई 100 गुना बढ़ाया गया। सर, इल्ज़ाम इसका भी आप पर आता है कि आपने अपने दौरे हुकूमत में, आप साबिक वज़ीर सेहत रह चुके हैं, तो आपने महंगे टेंडर ख़रीदे, उसकी क्वालिटी पे आप बकौल आपकी कि आपने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो इस वजह से अब अद्वियात को मज़ीद महंगा किया गया। इसका भी इनडायरेक्टली इल्ज़ाम आप पर आ रहा है। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि जिसने भी आपको ये बात बताई है उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। जो अद्वियात जो आम मार्केट में मिलती हैं उसका कोई टेंडर नहीं करती गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट उन अद्वियात का टेंडर करती है जो उसने अपने हॉस्पिटल्स में ख़रीदनी होती हैं और वो आवाम को फ्री दी जाती हैं। यानी कि ये जिसने भी आपको ये लॉजिक दी है उसकी अकल पर मातम करने को दिल करता है। ये आम जो अद्वियात बाजार में मिलती हैं, इसका ना तो कोई टेंडर होता है, ये एक ड्रैप जो इदारा हमारा वफाकी इदारा है वो इनकी प्राइसेस को फिक्स करता है। तो इस गवर्नमेंट ने 6 मरतबा 2 साल में, जिस तरह ये IG 6 बदले हैं, DC 6 बदले हैं, लाहौर का DC बदल गया, अद्वियात की कीमतों में भी 6 मरतबा कई 100 गुना इजाफा किया है। ऐसी मेडिसिन भी हैं कि जो अगर फ़र्ज़ करें कि 50 रुपए की थी तो आज वो 450 रुपए की भी हो गई है। ऐसी मेडिसिन भी मौजूद हैं। तो बताने का मकसद ये है कि इस हुकूमत की ना तो कोई पॉलिसी है, ना इनका किसी चीज़ पर कंट्रोल है। और जब तक हम अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो आपने देखा कि यहाँ आटा चीनी नहीं मिलता, तो मेडिसिन की अवेलेबिलिटी तो बड़ी दूर की बात है। अभी किसी ने लतीफ़ा छोड़ा, इनमें से किसी ने बयान दिया कि जनाब साहब ने कहा कि हमने जनाब इनकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए कीमतें बढ़ाई हैं। और तो भाई अकल के अंदो, आप अगर उनकी कीमतों को वहाँ ले जाओगे जहाँ एक गरीब इंसान जो है उनको खाने के लिए अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो फिर वो क्या कहते हैं, लुट जाएगी महलूक, तो इंसाफ करोगे। तो ये जिनकी लॉजिक्स होती हैं वो बड़ी, मैं समझता हूँ कि लतीफ़ों के पर मुबनी होती हैं। और हालत ये है कि आज इन्होंने सरकारी अस्पतालों के दरवाजे अवाम पर बंद कर दिए हैं। मैं बार बार ये बात करता हूँ कि मुझे ये तवक्का नहीं थी, जो कारकर्दगी उनकी मैंने देखी है, मैं तो उनको बहुत ज़्यादा काबिल और बेहतर। कोरोना पे उनकी जो कारकर्दगी रही है आपके सामने है, आप मुझे बता दें उनकी क्या कारकर्दगी रही है। कोई एक स्टेप ऐसा बताएं जो उन्होंने कोरोना के ऊपर को काम किया हो, या आप ये बताएं कि वो किस अस्पताल में आपने उनको दौरा करते देखा। मैं अपोजिशन का मेंबर था, मैं साबिक वजीर था, मैं हर हॉस्पिटल में गया, पर्सनली गया, आपकी टीमें साथ थी। मैंने ना सिर्फ उन हॉस्पिटल्स में जाकर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जो हिफाजती लिबास डॉक्टर्स के लिए डोनेट किए गए थे वो बांटे, मैंने किट्स बांटी, मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड की, तो मुझे नज़र नहीं आई।
तो मुझे मीटिंगों में बहुत वो भी मास्क पहन के बैठे रहते थे। ये कोरोना पे, ये तो अल्लाह का हम पे जो करम हुआ उसकी वजह से कोरोना कंट्रोल हुआ। और पीकेएलआई भी फंक्शनल जो है वो उस तरह से तो नहीं हुआ, उसको बाद में कोरोना सेंटर में तब्दील कर दिया और पीकेएलआई में भी करप्शन आया क्योंकि डॉक्टर्स को बहुत महंगे जो है वो हाईली दी जा रही थी। यही तो वो मिसकंसेप्ट्स हैं। देखिए मैं बताता हूँ, पीकेएलआई में जो डॉक्टर्स आए थे, मैं आपके लिए और अवाम के लिए बता देता हूँ कि वो डॉक्टर्स थे जो अमेरिका और लंदन से अपनी नौकरियाँ छोड़कर अपने मुल्क के लोगों को सर्व करने आए थे। वहाँ पर वो पाउंड्स और डॉलर्स में सैलरीज लेते थे। हमें तो उनको पूजना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से हमने उनको जलील करके वापस भेजा है। और हमने जो उनको जलील किया है, दोबारा कोई पाकिस्तानी डॉक्टर अपनी नौकरी छोड़ कर नहीं आएगा। हमें एक्सपर्ट्स चाहिए थे, हमें बड़े बड़े एक्सपर्ट्स चाहिए थे। क्यों चाहिए थे? हमारे यहाँ पर जब किसी बच्चे को या किसी बड़े को हेपेटाइटिस हो जाता है, किसी का लिवर ट्रांसप्लांट करना मकसूद होता है, तो आप देखते हैं ना कि हमें भारत के तरले करने पड़ते हैं, हमें भारत के वीज़े के लिए मिन्नतें करनी पड़ती हैं। उस पीकेएलआई को बनाने का मकसद ये था कि जो रेवेन्यू हमारा इंडिया जा रहा है, जो रेवेन्यू चाइना जा रहा है, वो यहाँ पर इस्तेमाल हो। लेकिन सर पीकेएलआई में केसेस भी चले, वही डॉक्टर जो कि 14 लाख उनकी अपनी तनख्वाह है, 18 लाख उनकी बीवी भी ले रही है। दोनों डॉक्टर हैं, मरात उनको किसी और तरीके से दे सकते हैं, लेकिन इस तरह लाखों उन पे निछावर कर देने, बहुत से करप्शन स्कैंडल। को अंदाजा नहीं है कि जिन दो मियाँ बीवी का आपने नाम लिया है, उन दो मियाँ बीवी की खिदमात क्या हैं। वो अमेरिका में जो तनख्वाह लेते थे, जो छोड़कर वो पाकिस्तान आए, अगर काश आप उस तनख्वाह को जाकर नेट से चेक कर लें कि वो कितने $1000 सैलरी लेते थे और जज्बे के तहत पाकिस्तान आए, पीकेएलआई का कॉन्सेप्ट दिया, पीकेएलआई बनाया और उसको चलाने के लिए अपने आप को वॉलंटियर किया। तो मैं तो फिर वही कहता हूँ कि देवर एंजल्स। हम एंजल्स को तनख्वाहों में तोलकर जब जलील करते हैं तो फिर कौमें जो है। एक मिसाल देता हूँ, हम पोलियो फ्री पंजाब छोड़ के गए थे, लाहौर में कोई केस नहीं था, पंजाब में कोई केस नहीं था। इन लोगों ने पोलियो के केसेस को फिर दोबारा डबल फिगर्स में कर दिया है। कोई पॉलिसी नहीं है, आए रोज सैंपल जो है उसमें अंदर वायरस निकल आता है। तो इनको अपना काम करना चाहिए। कोई डेथ नहीं हुई थी हमारे दौर में पोलियो से, इस साल में 2 डेथ्स हुई हैं पोलियो के साथ। तो जब आपके हुकूमती तर्जुमान जो हैं उनका रुख अपनी कारकर्दगी बताने की बजाय सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन की APC, अपोजिशन की लीडरशिप के ऊपर इल्ज़ामात और करने का मामला रह जाएगा, तो आप काम नहीं कर सकते। आप काम करें, हमारे साथ मुकाबला, ओपोजिशन के साथ आपका मुकाबला बदतमीजी का नहीं है। ओपोजिशन के साथ आपका जो मुकाबला है वो आपकी कारकर्दगी का है। अगर आपकी कारकर्दगी अच्छी होती तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहते। अगर आपकी कारकर्दगी अच्छी होती तो लोग हमें भूल जाते, लेकिन आपकी कारकर्दगी इतनी आला थी कि लोग हाथ उठा कर दुआएं करते हैं कि या अल्लाह आपका दौर वापस आ जाए, क्योंकि ये हुक्मरान जो हैं कौम पर मुसल्लत हो गए हैं। हेल्थ का जो सिस्टम तबाह बर्बाद कर दिया गया है। जो MTI एक्ट के नाम से आज हॉस्पिटल्स के ऊपर गरीबों के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं कि गरीब के पास एक आसरा था कि वो सरकारी अस्पताल में जाता था। आपने वहाँ पर पहले ब्लड टेस्ट महंगे किए, फिर आपने एक्सरे महंगा किया, फिर आपने CT स्कैन महंगा किया, फिर आपने सेहत इंसाफ कार्ड भी तो तकसीम किया है PTI। सेहत इंसाफ कार्ड जो है उसके ऊपर भी अगर आप बात करें कि हमारे दौर में जब हमने उस कार्ड को लॉन्च किया था तो बहुत सारे लोगों ने बातें की। कुछ लोग कहते थे कि जनाब इस पर किसी की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, उस पर किसी की तस्वीर नहीं थी। कुछ लोगों ने कहा कि किसी के बाप का पैसा नहीं है और इसको फलाना रंग होना चाहिए, इसकी फलानी चीज़ होनी चाहिए। और आज सेहत इंसाफ कार्ड अगर आपके पास होता, आप काश मैं आपको दिखा सकता, PTI का परचम पेंट हुआ उसके ऊपर, तो क्या ये उनकी पार्टी का फंड तो नहीं लगा हुआ, ये गरीब आवाम का और आपका मेरा फंड लगा हुआ है। तो उनको किसने ये राइट दिया है कि अपनी पार्टी परचम पे पेंट करें, अपनी पार्टी का नाम उसके साथ अटैच करें? जो प्रोग्राम हमारे चल रहे थे, एहसास इंसाफ प्रोग्राम, सेहत इंसाफ प्रोग्राम, स्कूल इंसाफ प्रोग्राम, तो आप सीधा भाई उसका नाम पाकिस्तान तरीके इंसाफ प्रोग्राम रख लें। अगर आपने यही करना है और आपकी कारकर्दगी नहीं है, आप शहबाज शरीफ के मनसूबों को चरबा करते हैं, आप तो इतने हैं कि आपसे आज तक ऑरेंज ट्रेन नहीं चल सकी, आप इतने हैं कि आपसे दुनिया जहान का कोई काम नहीं होता। आपने PKLI का बेड़ा गर्क करके उसको जो है वो आम अस्पताल बना दिया जो स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल था। और उसमें बहुत सारी वजूहात हैं कि ये कम्पिटेंट नहीं है और इनके अंदर जो सबसे बड़ी जो विल होती है, इनकी विल ये है कि अवाम बड़ी अमीर है और उसके पैसा निकलवाएं टैक्स की सूरत में। विल रियासत मदीना की ये होनी चाहिए कि अगर कुत्ता भी भूखा मरेगा तो रियासत मदीना का हुक्मरान जिम्मेदार होगा। सर अब जो मुकदमात दर्ज हुए हैं इश्तियाल अंगेज तकारीर पे PMLN की सीनियर क़यादत पे कि उकसाया जा रहा है अवाम को, आपका नाम उस पर्चे में नहीं है लेकिन आपकी सारी सीनियर क़यादत का नाम है कि ऐसी तकारीर की जा रही हैं जो कि अवाम को इश्तियाल दिलाएं, उनको उकसाएं, तो सारी लीडरशिप आपकी वो है उसमें मुकदमे में नाम। मुझे पहले ये समझ नहीं आ रही कि आपको इस चीज़ की खुशी है या दुख है कि मेरा नाम नहीं है। मेरा इसलिए नहीं है कि मैं CWC का मेंबर नहीं हूँ, मैं उस मीटिंग का पार्ट नहीं था। उन लोगों पर जो आज कहते हैं कि आटा
चीनी चोरों को पकड़ो, हमें क्यों पकड़ते हो? तो तब तो हुकूमत आपकी थी, अगर आप चाहते तो कर सकते थे। यही तो नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि हुकूमत होकर भी हुकूमत नहीं होती। यही तो नवाज शरीफ का केस है कि मुकम्मल जमहूर की बहाली, इस लफ्ज़ को समझें और इस लफ्ज़ की गहराई का अंदाज़ा करें। इंशाल्लाह जब मुकम्मल जमहूर की बहाली होगी तो ना ये गद्दारी के मुकदमे होंगे और ना अवाम की परेशानी होगी, अवाम का राज होगा, अवाम की पॉलिसी। अवाम की परेशानी की अगर आप बात करते हैं तो इस वक्त जितनी भी ऑपोजिशन है APC कर रही है, सड़कों पर निकल रही है। हफ्ते को शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर भी सड़कों पर निकले और एक सेशन हुआ तकारीर का, सीनियर जो क़यादत थी आपकी मौजूद थी। अवामी मसाइल पर नहीं, आटे का बहरान है उस पर नहीं, अद्वियात महंगी है उस पर नहीं। शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी इन तमाम चीज़ों के साथ इसलिए अटैच है कि जब आप ओपोजिशन लीडर की आवाज़ को बंद करते हैं तो आप अवाम की आवाज़ को बंद करते हैं, अवाम के हक से उनको महरूम करते हैं। और ओपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी का मतलब ये है कि कोई ये सवाल ना करे कि आटा महंगा क्यों हो गया, चीनी चोरी क्यों हो गई, मेडिसिन महंगी क्यों हो गई। तो ये मकसद दबाना है और जब ये दबाएंगे तो सवालात नहीं होंगे। लेकिन जब ये जो जोड़ा अगर ये जब नहीं चलेगा, जब जमहूर होगा तो फिर अवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकेगा, फिर सवालात भी होंगे और जवाबात भी देने पड़ेंगे। यास्मीन राशिद, उनके लिए कोई मैसेज, क्योंकि इस टाइम पर वो वज़ीर सेहत हैं और आप साबिक वज़ीर सेहत रह चुके हैं। मैं उनसे सिर्फ ये कहूँगा कि खुदारा इलेक्शन से पहली वाली यास्मीन राशिद बने। जो नारे, जो दावे आप इलेक्शन से पहले करते थे वो वाला सीन आपका नज़र नहीं आ रहा। हमें आपसे बहरहाल ऐसी उम्मीद नहीं थी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक नाजरीन। कोरोना सिचुएशन पर हम बात कर रहे हैं कि जो कोरोना की सेकंड वेव आई है, इस पर हुकूमत की जानिब से जो भी इकदाम किए गए हैं, अवाम कितने मुतमईन है। सर्विसेज हॉस्पिटल की इमरजेंसी हमने विजिट की, वहाँ पे अवाम की क्या व्यूज़ थे आपने जाने। जो इलाज मुआलजे की सहूलियात हैं उससे तो अवाम काफ़ी हद तक मुतमईन नज़र आई है कि डॉक्टर्स पूछते भी हैं, इलाज मुआलजा भी अच्छा किया जा रहा है, अच्छी अद्वियात दी जा रही हैं, अवाम को ज़लीलो ख्वार नहीं किया जा रहा, जैसे कि अपोजिशन दावे कर चुकी है अपनी स्पीचेज़ में। तो सूरत हाल हमने आपको दिखा दी, लेकिन कोरोना सूरत हाल कितनी डैमेजिंग हो सकती है, क्योंकि SOPs पर अमल वहाँ पर भी नहीं किया जा रहा, मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो अब इस पर हुकूमती मौक़िफ़ क्या है, हुकूमत की आगे क्या स्ट्रेटजी है। जो दूसरी एक वेव आ रही है, सेकंड लेयर जिसे कहने हैं कोरोना की, उस पर हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी होगी और किस तरह से निपटेगी, इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। मैम पहले तो आपको मुबारकबाद, इलाज मुआलजे की सहूलत से हमारी आवाम काफ़ी हद तक मुतमईन नज़र आई है। सर्विसेज हॉस्पिटल हमने प्रोग्राम के शुरू में दिखाया कि आवाम क्या कह रही है, तो इस पर तो आपका क्रेडिट बनता है। जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है जितनी मैं खुश हूँ इस बात को सुन के, शायद ही कोई और खुश होगा कि शुक्र है खुदा का। वजह यह है कि हमारा तो मकसद ये है कि आवाम जो है उसको बेहतर से बेहतर इलाज की सहूलतें दे, क्योंकि ये आवाम का हक है। इलाज की सहूलत जो है ये आवाम का हक है। आपको पता कि कोरोना के दौरानिया में भी हर वो मरीज़ जो हमारे अस्पताल में आया, अच्छी से अच्छी दवा, महंगे से महंगा इंजेक्शन, हर किस्म की इलाज जो था वो हमने अपने मरीज़ों को मुहैया किया, क्योंकि हमारे लिए आवाम की सेहत से ज़्यादा अहम कोई और चीज़ नहीं है। जहाँ तक वबा का ताल्लुक़ है, मेरा ख़्याल है आपने एक बड़ी अच्छी बात की निशानदेही की है। लोग लापरवाही कर रहे हैं अभी भी, और मैं तो लोगों के से इल्तिजा करती हूँ कि मेहरबानी करके खुदा करके अल्लाह ने इतने बड़े हमारे पे रहमत की कि इस वक्त वबा की तादाद, मतलब मरीज़ों की तादाद बहुत कम हो गई। आज अगर पंजाब की आप बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स आर 129, यानी पूरे पंजाब में 11 करोड़ की आबादी के अंदर सिर्फ 129 केसेस हैं, और उनमें से सबसे बड़ी ये बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई फौतीदगी भी नहीं हुई। बहुत कम पेशेंट सीरियस भी हैं, लेकिन इस चीज़ को लाइटली लोग ले रहे हैं। लोग ये समझते हैं कि शायद वबा चली गई है। तो आपके प्रोग्राम की वसादत से मैं ये बताना चाहूँगी कि वबा गई नहीं है,
किसी वक्त भी वो इंतहा पे जा सकती है अगर आप हिफाजती तदाबीरें इख्तियार नहीं करेंगे। अब अल्लाह ने मेहरबानी की, सारे कारोबार खुल गए, स्कूल खुल गए हैं, फिर आपके पास सामने हैं कि पूरी कोशिश की है कि सारे कारोबार पर आफ्टर ऑल रोज़मर्रा के जो काम हैं और रोज़ी रोटी का जो बंदोबस्त लोगों ने करना था उसमें पे तो वो तो खुल तभी सकता था ना कि अगर ये वबा ख़त्म हो। अगर खुदा ना खास्ता नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़े तो हमें तो फिर अपनी पुराने उस पर जाना पड़ेगा, फिर हमें फिर आगे लॉकडाउन की तरह जाना चाहिए। इसके अलावा हमारी जो आवाम है, मैंने पहले भी बोला, जहां आवाम गलत है हमारा मीडिया का काम बनता है कि उसकी भी निशानदेही करें। अब इमरान खान या उस्मान बुज़दार आके हॉस्पिटल में नहीं कहेंगे आपने मास्क क्यों नहीं लगाया। हम हुकूमत को इस पर नहीं कोस सकते। और आपने जिस तरह पेंडेमिक टाइम पर जिस तरह काम किया, लाहौर के अलावा हट के पंजाब भर में आपने 60 से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और रोज़ाना की बुनियाद पर ब्रीफिंग दी कि कितने कोरोना पेशेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं और क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं, वो सब ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, पब्लिक भी जानती है। लेकिन अभी जो सूरत हाल है जो मैं देख कर आई हूँ, बिल्कुल 10 में से 2 लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्रुप्स की सूरत में हॉस्पिटल के अंदर लोग बैठे हुए हैं। जैसे इस्लामाबाद में फ़ाइन किया गया है, जिसने मास्क नहीं लगाया उसको फ़ाइन कर दिया जाएगा। आपको नहीं लगता अब लाहौर पे भी ऐसा कोई सख्ती होनी चाहिए? आवाम खुद कह रही है सख्ती से बाज आएंगे। यहाँ पर वो जो एक मुहावरा था बड़ा चला था कि मार नहीं प्यार, तो आपको नहीं लगता प्यार नहीं मार होना चाहिए? मसला ये है कि मैं ऐसी बात तो नहीं कहना चाहूँगी कि खुदा न खास्ता किसी को मार पीट के हम समझाएं, पर हाँ सख्ती, लेकिन जहाँ तक सख्ती का ताल्लुक है, जो आपने मेरे सामने ये बात कही है, एक तो मैं आई विल इंश्योर कि आइंदा हॉस्पिटल्स के अंदर कम से कम वी कैन इंश्योर कि हर बंदा जो है मास्क पहने। उसकी तो मैं स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स जो हैं आज के बाद ही दे दूँगी टू इंश्योर कि जी हमारे टीचिंग हॉस्पिटल्स में जो मरीज़ आते हैं, जो लोग आते हैं, उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी जाए कि आप मास्क के बगैर अंदर नहीं आ सकते। देखिए ना, अब इस वक्त फ़्लाइट्स जो चली हैं, देयर इज़ अ स्ट्रिक्ट ऑर्डर ऑन इट एंड इट इज़ बीइंग फॉलोड। हर बंदा, हर पैसेंजर जो है वो मास्क पहन के रखता है, उतरते हुए भी उसके मास्क होता है। तो हम क्यों नहीं ये इक़दाम उठा सकते हैं? ऐसा कौन सा मसला है? कोई वो कहते हैं ना, एक लॉ को डिफ़ाई करना या एक ऑर्डर को डिफ़ाई करना हमारी क्यों फितरत बन गई है कि शायद हम बहुत बहादुर लग रहे हैं, यानी अगर हम ये नहीं करेंगे तो शायद हम बहुत बहादुर लगेंगे। तो मेरा ख्याल है सबसे अहम चीज़ है कि लोगों को एहसास करना चाहिए सिर्फ मास्क पहनने से 70% आपका इन्फेक्टिविटी रेट कम हो जाता है। एंड अलॉन्ग विद दैट, ना आप सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, आप अपने साथ और लोगों को भी प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। यानी ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि आप अगर कहीं वबा हो तो आप वहाँ ना जाएं, और अगर जहाँ आप हैं वहाँ वबा है तो आप यहाँ से भी कहीं और ना जाएं, ताकि लोगों को एक दूसरे, मतलब आप लोगों को बचाएं। मैडम, एज अ हेल्थ मिनिस्टर आपको नहीं लगता कि ऑपोजिशन जो सड़कों पर आ रही है, रैलियाँ निकाल रही है, किसी ने मास्क नहीं लगाया, किसी सीनियर लीडरशिप ने भी मास्क नहीं लगाया, आवाम भी निकली है, मास्क नहीं लगाया, सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखा जा रहा, तो आपको उस पर एक्शन लेना बनता नहीं है एज अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव? लेकिन जी, मैं तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि देखें, प्रोटेस्ट करना या जुलूस निकालना, जलसे करना, वो उनका मतलब हक है, जमहूरी हक है, हम कभी इनकार ही नहीं करते। हालात ज़रूर देखें, सिचुएशन ज़रूर देखें, और मेरा ख्याल है कि अगर आप बतौर लीडर्स अपने लोगों को कहें मास्क पहनने के लिए तो लोग मास्क भी पहन लेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग भी कर लीजिए। अपनी प्रोटेस्ट तो आप इस तरीके से भी रजिस्टर कर सकते हैं। आपने देखा बाहर के मुल्कों में बहुत लोग सारी जगहों पे ऐसी प्रोटेस्ट भी हुई हैं जहां लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग करके मास्क पहन के और उन्होंने अपनी प्रोटेस्ट रजिस्टर किया। आपने प्रोटेस्ट रजिस्टर करनी है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमारी ऑपोजिशन के लोगों को भी इस बात का एहसास करना चाहिए कि पेंडेमिक जो है इस वक्त कोरोना का, उसने बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ दुनिया की तबाह कर दी है। आप चाहे अमेरिका की बात करें या आप वेस्टर्न यूरोप की बात करें, चाहे आप साउथ अमेरिका की बात करें या इंडिया की, जो आपके हमसाये, कनाडा की, किसी इतनी बड़ी बड़ी, तो हम तो एक गरीब मुल्क है। बड़ी मुश्किलों से जो हमारे पास महदूद वसाइल थे उनके ज़रिए से और अल्लाह की बड़ी मेहरबानी से हमने ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल लाए हुए हैं। तो इस वक्त कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे खुदा न खास्ता हालात जो हैं वो ख़राब हो। अच्छा मैडम, मेडिसिन में इजाफा कर दिया गया, डायरेक्टली ये ड्रैप का होता है, विफाक की जिम्मेदारी है, लेकिन आवाम इससे बहुत परेशान है। जो जैसे शुगर की, ब्लड प्रेशर की, जो जान
बचाने वाली अद्वियात हैं उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है अवाम इससे, क्योंकि पेंडेमिक दौर में आपको पता है कि कारोबार, मईशत सब कुछ बंद थी। अब अगर आहिस्ता आहिस्ता हालात खुलना शुरू हुए हैं तो इलाज मुआलजे में उन्हें अद्वियात जो कीमतें बढ़ रही हैं। देखिए 2-3 चीज़ें मैं क्लियर करती रहूँ। पंजाब के अंदर कम्युनिकेबल डिजीज़ जिसके अंदर टीबी है, अपना एड्स है, जिस तरह हेपेटाइटिस है, इसके अलावा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ डायबिटीज़ है, डायलिसिस वगैरह, जो इन सब की फ्री ट्रीटमेंट हुकूमत देती है और फ्री मेडिसिन देती है। कार्डियोलॉजी में PIC के अंदर, RIC के अंदर, अपना FIC के अंदर, जहाँ जहाँ मरीज़ हैं, आपको पता है कि पेंडेमिक के दौरानिया में हमने लोगों को बाकायदा बाय पोस्ट दवाइयाँ भेजी, क्या लोगों पे कोई बोझ ना पड़े। ये दवाई का मेजॉरिटी गरीब आदमी जो हमारे पास आता है उसकी दवाई का बोझ तो हम सारा ले रहे हैं। दवाइयों की कीमत क्यों बढ़ाई गई? मैं एट्रोपिन इज़ अ लाइफ सेविंग ड्रग, ठीक है, ₹1.25 उसकी कीमत थी। अब जो उसके मैन्युफैक्चरर्स थे वो कहते थे इस ₹1.25 में हम ये नहीं बना सकते। उन्होंने क्या कर देना था, वो दवाई रोक देनी थी। उस रोकने से बहुत बड़ा नुकसान होता, कीमत बढ़ के ₹4 हो गई। अब मैंने ख़ास तौर पे फैसल सुल्तान साहब से कहा है कि जो कीमतें बढ़ी हैं उनकी डिटेल बाकायदा 94 जो ड्रग्स हैं एक एक की डिटेल आप बताएं ताकि लोगों को समझ आए। मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट 90 पैसे का टीका, ₹1 का टीका आप समझिए आता था। उस इंजेक्शन से ये जो फिट्स पड़ते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, उन फिट्स को वो रोकने के लिए था। अब मकसद ये हुआ कि अब जो बनाते थे, मैन्युफैक्चर करते थे, वो कहते थे ना हमारा जो रॉ मटेरियल है वो इसका। अब अगर वो आप टीका रोक देते तो आप सोच सकते हैं कितने लोगों को, मतलब अद्वियात की कीमतें इस वजह से बढ़ाई हैं ताकि मार्केट में स्टॉक उसी तरह से रहे। स्टॉक के अलावा आपको कंसिडर करना है ना, इन्फ्लेशन हुई है, डॉलर का रेट बढ़ा है, सब कुछ हुआ है, तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उन पे भी तो असर आया होगा ना इस बात का। अब अगर वो मैन्युफैक्चरिंग रोक देंगे तो हमें कितना बड़ा नुकसान। हमने पूरी कोशिश की है कि जितना इंडोर का मरीज़ है, अब आप देखिए 72 लाख कार्ड्स हम बांट रहे, 52 हम बांट चुके। मरीज़ इंडोर में जब जाता है उसको सारी दवाई भी मिलती है। हमारे अभी भी सारे अस्पतालों के इंडोर में दवाई अवेलेबल है। आप खुद होके आई हैं, आप अभी सर्विसेज अस्पताल गई थी ना, उन्होंने दवाई के बारे में कोई आपसे कहा कि यहाँ दवाई नहीं मिल रही? सबको दवाई मिल रही है ना, एवरीबडी इज गेटिंग ए मेडिसिन। ये शोर मचाना कि दवाई नहीं मिल रही, 32 अरब रुपए की, मैं आपको बता रही हूँ बतौर हेल्थ मिनिस्टर, 32 अरब रुपए की दवाई इस साल हमने खरीदी, 32 अरब रुपए की। ये उससे अलावा है जो हम ये कम्युनिकेबल डिजीज़ के देते हैं। बाकायदा लोग रजिस्टर होते हैं, इंटरफेरॉन का इंजेक्शन लगता है, हेपेटाइटिस का इलाज होता है, टीबी की 9 महीने जो सहूलियात हुकूमत दे सकती है वो दे रही है। 30 to 40% ऑफ दोज पीपल हु लिव अंडर द पॉवर्टी लाइन, उनको ये सारी सहूलतें मिल रही हैं। और मैं इंशाल्लाह अनकरीब, मैंने ख़ास तौर पे फैसल साहब से कहा है कि मुझे आप डिटेल लिस्ट भेजें ताकि मैं लोगों को समझा सकूं। और ये हमने नहीं डिसीजन ली थी, ये डिसीजन पिछली हुकूमत ने ली थी कि इन्होंने कीमतें बढ़ानी है, लेकिन दे नेवर हैड द मॉरल करेज। हमने आके फिर इनकी वजह से कोर्टों में भी जूते खाए, आके वहाँ भी बेइज्जतियाँ करवाई क्योंकि उन्होंने अपना काम नहीं मुकम्मल किया था। आपके सामने वेंटिलेटर्स के जूते मैंने खाए, जाके नाराज़गियाँ मैंने उठाई, आपने जाके वहाँ वो जो चीफ जस्टिस है वो नाराज़ हो रहे थे। अब तो हमने सब कुछ किया है, तो इंशाल्लाह मैं लोगों को ये पूरी तसल्ली देना चाहती हूँ कि हुकूमत की पूरी कोशिश है। खान साहब ने वैसे भी कह दिया है कि पंजाब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देने का पूरा प्रोग्राम बन गया है, इसी तरह हम पंजाब में भी फेज़ वाइज एक पूरा मुकम्मल तौर पे यूनिवर्सल कवरेज बनाए। बिल्कुल ठीक है, अच्छा इकदाम है क्योंकि एट द एंड आवाम ही इससे फैसिलिटेट होगा। मैडम, एज अ हेल्थ मिनिस्टर मेरा क्वेश्चन आपसे जो है वो बड़ा थोड़ा कह लें कि रोज़ाना की बुनियाद पर आप सुनती होंगी नवाज़ शरीफ साहब को जो बाहर भेजा है आपकी मेडिकल रिपोर्ट पे, तो मैं जानना चाहूँगी कि बार बार ये कहा जाता है, अपोजिशन भी सड़कों पर आपके सामने है कि वो अब ठीक है, वहाँ पर इश्तियाल अंगेज़ तकारीर वहाँ पर बैठकर वो कर रहे हैं, बाहर कैफ़े में निकलते हैं तो कहवा पीते हुए तस्वीर भी शेयर होती हैं, लेकिन कहा जाता है कि अभी कोरोना की वजह से उनका जो ट्रीटमेंट है वो रुका हुआ है, लेकिन जैसे ही वो ठीक होंगे वापस आएंगे। वो ये नून लीग की जो ऑफिशियल्स हैं वो ये क्लियर करते हैं, लेकिन आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट है उसका एक बहुत इशू, इस पर कोई कमेंट? देखिए, मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बात है मेरी मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, ये जो डॉक्टर्स ने मेडिकल रिपोर्ट दी। हाँ जी, नेचुरली देखिए मैं बिल्कुल ओन करती हूँ, किसी दिन भी मैंने डिसओन नहीं किया, लेकिन ये बात समझने की कोशिश करिए आप, जो उनको बीमारी थी ना वो लो प्लेटलेट काउंट की थ्रोम्बोसाइटोपिनिया था।
थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा मतलब इडियोपैथिक, इट मीन्स विदाउट एनी रीज़न हो सकता है, इट्स एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब मकसद ये है कि उनका इलाज तो हमने यहाँ शुरू कर दिया था, अगर हम इलाज ना शुरू करते तो उनके प्लेटलेट्स भी स्टेबलाइज ना होते। अब मसला ये था कि वो तो इस कहने उस पर गए और इंसानी हमदर्दी के तहत कि जो मेरी दिल की तकलीफ़ है और जो मेरी करोटिड आर्टरी की वो मैं यहाँ नहीं करवाना चाहता। मेरा जो मॉलेज वहाँ है जिसने 2 दफ़ा मेरा डॉक्टर अदनान, वो तो उनके ज़ाती मॉलेज है। अच्छा, वहाँ पे लंदन में इन इंग्लैंड जिन्होंने ऑपरेशन किया, मुझे उन पे तसल्ली। आप बताइए अगर इंसानी हमदर्दी के तहत और ख़ान साहब ने भी इंसानी हमदर्दी के तहत उनको भेज दिया, तो धोखा तो हमसे किया ना उन्होंने कि वहाँ जाके आप इलाज ना करवाएं। और मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ कि हमें इंफॉर्मेशन के मुताबिक उनकी फरवरी के अंदर ये तय हो गया था कि उनकी कार्डियक कैथेटराइजेशन होनी है, जिसकी लिए अभी तक वो इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने कहा तो फिर धोखा किया, अब वापस बुलाने के लिए कोई इकदाम भी करेंगे? जी इंशाल्लाह वो तो करना है हुकूमत ने, क्योंकि वजह यह है कि उनको ही इज़ बिन डिक्लेयर्ड एज एन एब्सकॉन्डर। आपको पता है मफरूल डिक्लेयर हो गए हैं, उनको तो वापस आना पड़ेगा। वैसे भी मेरा ख्याल है मॉरली भी अगर वो कहते हैं कि मैं इतना बड़ा लीडर हूँ और इतनी बड़ी पार्टी का लीडर हूँ, उन पर ये मॉरली भी ये इम्पॉर्टेंट है कि वो तशरीफ़ ले आए वापस। सियासत करनी है तो पाकिस्तान में बैठ के करें ना, आप क्यों पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं? आपकी बेटी भी तो यहाँ सियासत कर रही है, कौन कुछ कह रहा है उसको? आप आ जाइए, तशरीफ़ लाइए और आके अपनी सियासत यहाँ करिए। दूर बैठ के आप अल्ताफ़ हुसैन वाला काम ना करें ना, वरना तो फिर देखें ना बहुत सारी बातें निकलती हैं और बहुत सारी बातें होती हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट आप सियासत करें, 100 दफ़े करें, आएँ वापस और आके खुल खुला के सियासत करें। मकसद ये है, आप तो इस बात पे नहीं आ रहे कि आपको ख़तरा है कि जो आपकी सज़ा है वो आपको भुगतनी पड़ेगी। तो अगर आप पाकिस्तान की आवाम का पैसा लूटा जाए और अगर पाकिस्तान की आवाम का पैसा ले लिया जाए और चोरी चकारी, हमने तो नहीं पनामा लीक्स की बात की थी ना, ये सब, वो तो फिर क्या पाकिस्तान के लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि जो बंदे लेके गए हैं वो पैसे भी वापस करें और सज़ा भी भुगतें। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब जो साबिक हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं आपकी डेजिग्नेशन में, उन्होंने कहा डॉक्टर साहिबा इलेक्शन से पहले वाली जो डॉक्टर साहिबा थी और जो दावे और वादे किए जाते थे पीटीआई गवर्नमेंट की जानिब से, इलेक्शन के बाद उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो उनको जवाब में आप कुछ कहना चाहते हैं? उनसे कहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने दावे किए थे वो हमने साबित किए। अगर हमने दावा किया था कि सेहत की सहूलतें बेहतर करेंगे, तो आपके सामने है कि अल्लाह ने बहुत बड़ी मेहरबानी की। एक इतनी बड़ी वबा पे जिस पे बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं वो हिलके रह गई हैं, हमने उस वबा पे काबू किया, लोगों का इलाज किया, लोगों को सहूलत दी। आज आप गई हैं जिना में, आपने लोगों के मुँह ज़ुबानी, मुझसे तो नहीं पूछ के गई थी ना, आपने मुँह ज़ुबानी लोगों को बात सुन ली कि लोगों को हम पे एतमाद है, उन्हें हमारे इलाज पे एतमाद है। दूसरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ख्वाजा साहब को मैं ये बताना चाहूँगी, ख्वाजा साहब आप बहुत अरसे रहे, आपने कभी सोचा कि इस वक्त सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जिससे आप सिग्नेटरी हैं, उसमें सबसे बड़ी मार कौन खाता है? माँ और बच्चा। आपने कभी सोचा था कि माँ और बच्चे के लिए भी हमने कुछ करना है? अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम आए हैं 600 बेडेड गंगाराम अस्पताल में बन रहा है मदर एंड चाइल्ड, और इसके अलावा 6 और अस्पताल मदर एंड चाइल्ड मियाँवाली में बन रहे हैं। और जगह सुनिएगा कौन सी, राजनपुर में बन रहा है, अच्छा जी, आप लैया में बन रहा है, भावल नगर में बन रहा है, अटक में बन रहा है। असल में ख्वाजा साहब कभी वहाँ गए नहीं ना, हम तो क्योंकि वहाँ फिरते रहे हैं तो हमें एहसास हुआ है कि वहाँ के लोगों को कितनी बड़ी सहूलत की ज़रूरत। तो ये सारी सहूलतें दी जा रही हैं और फिर रिक्शे में या रास्ते में बच्चे पैदा, हाँ बिल्कुल इसी वजह से। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि ख्वाजा साहब इस बात को भी ना भूलें कि 52 लाख कार्ड लोगों को दे दिए गए हैं, 2 लाख से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीज़ हो चुके हैं। उनसे कहिए वो जो वादे हैं वो भी पूरे कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कुछ नज़र की कमज़ोरी लग रही है उनकी, अगर मैं नज़र नहीं आती, मैं तो मेरा ख्याल है रहीम यार खान से लेके अटक तक शायद ही कोई ऐसा शहर होगा कि कोविड के दौरान ना नजर आई। मैं तो कोविड के दौरान भी मुसलसल कोविड की आपने बात की मैडम, हमारे जो नाजरीन है जो SOPs को फॉलो नहीं कर, आवाम के नाम, पब्लिक के नाम मैसेज। देखिए जी, मैं आवाम एज अ हेल्थ मिनिस्टर भी और एज अ ह्यूमन बीइंग भी, देखिए मैं तो आवाम को आपके वसादत से ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि अल्लाह की बहुत बड़ी हमारे पे रहमत है कि हमने ये वबा कंट्रोल की हुई। अगर आप चाहते हैं आपके मुल्क में हालात बेहतर हों, तरक्की के काम हो, डेवलपमेंट हो, तो हमें इकॉनमी अपनी चलानी है। आप मेहरबानी करके फासली तदाबीरें इख्तियार करें ताकि लॉकडाउन वाला काम ना हो दोबारा।
बहुत शुक्रिया मैडम, हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर यास्मीन राशिद। तो नाजरीन, सेहत के हवाले से कोरोना सिचुएशन पर आज हमने आपको सारा दिन दिखाया कि हॉस्पिटल्स की क्या सूरत हाल है, ऑपोजिशन का क्या मौक़िफ़ है, हुकूमती जो सहूलियात है सेहत की उन पर, और हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है। हमारी जो सेहत की मिनिस्टर हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उनकी भी गुफ्तगू आपने सुनी, जो भी हुकूमती इक़दाम किए जा रहे हैं इलाज मुआलजे के हवाले से। लेकिन प्रोग्राम के इख्तिताम पर मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी हिफाजत, लाहौरियों की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है और आवाम की खुद भी जिम्मेदारी है कि इस कोरोना की सेकंड वेव के दौरान अपनी हिफाजत खुद करें, और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि लाहौरियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करें, उनकी सेहत पर कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए, क्योंकि जहाँ जहाँ हुकूमत गफलत बरतेगी हम उसकी निशानदेही करते रहेंगे, क्योंकि हमारी सेहत की जिम्मेदारी खुद हुकूमत पर आती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।